Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute. आज मैं लेकर आई हूँ अल्पसंख्यक कमजोर वर्ग में स्त्रियों से संबंधित समस्याएं, जिसकी 25 क्वेश्चंस मैं पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ। उसके आगे के पार्ट 2 में लेकर आई हूँ। आई नो काफ़ी गैपिंग हो गया है। मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियो डालूँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट अवश्य किया कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। भारत में अनुसूचित जाति यह उदाहरण दिलाते हैं। ए औपचारिक समूह, बी संदर्भ समूह, सी सामाजिक समूह या डी कौन समूह। सभी क्वेश्चंस को मैंने ईयर वाइज जहाँ जहाँ पे पूछा गया है कोशिश की हूँ वो डाल दूँ, तो वो भी आप देखते जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी सामाजिक समूह। भारत में अनुसूचित जाति एक सामाजिक समूह का उदाहरण है। सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का एकीकरण है जो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और इस अंतरक्रिया की एक इकाई के रूप में हम अन्य सदस्यों द्वारा पहचाने जाते हैं। तो इस प्रकार अनुसूचित जाति एक सामाजिक समूह के अंतर्गत आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 27। अनुसूचित जातियों को मुहैया कराया गया आरक्षण उनके इस संबंध से होता है: सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, निम्न धार्मिक स्तर या जनसंख्या। अनुसूचित जातियों को जो आरक्षण दिया जाता है उसका आधार क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्थिक पिछड़ापन। अनुसूचित जातियों का आरक्षण का संबंध आर्थिक पिछड़ापन से होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों में शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि के लिए और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षण करने के लिए यह आरक्षण दिया गया है। बहुत सारे आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजातियों को संविधान के आधार पर दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब अपनाई गई है? ए 1996, बी 2001, सी 2008 या डी 2013। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2001। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति वर्ष 2001 से लागू की गई है। नेक्स्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 29। महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? अगस्त 1953, सितंबर 1957, सी अगस्त 1955 या डी सितंबर 1958। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अगस्त 1953। महिलाओं, बच्चों और शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना अगस्त 1953 को की गई है। इस योजना के अंतर्गत महिला कल्याण और विकास और सशक्तिकरण और शैक्षिक संगठनों के साथ भागीदारी निश्चित और अत्यधिक प्रगतिशील इकाई में उसकी पहचान बनाना होता है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा नारीवादी सिद्धांत यह तर्क देता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारण है और पुरुषों को दी गई शक्ति समस्या का मूल कारण है? ए सांस्कृतिक नारीवाद, बी उदारवादी नारीवाद, सी अतिवादी नारीवाद या डी समाजवादी नारीवाद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अतिवादी नारीवाद। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर स्त्रियों के अधिकार के समर्थन में उत्पन्न हुए सामाजिक आंदोलन को नारीवाद या महिलावाद के नाम से जाना जाता है। नारीवाद को मोटे तौर पर हम 3 रूप में व्याख्या कर सकते हैं: उदारवादी, मार्क्सवादी और रेडिकल अतिवादी। अतिवादी नारीवाद के अनुसार लिंग असमानता न तो अज्ञान और स्वतंत्रता के अभाव के कारण है और न ही पूंजीवादी के कारण है, अपितु यह तो पुरुषों द्वारा
स्त्रियों पर प्रभुत्व, नियंत्रण और शोषण के उनके सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा घरेलू हिंसा से संबंध नहीं है? यह गरीबी का प्रतिभास है। बी, यह एक सार्वभौमिक प्रतिभास है। सी, यह संस्कृति विशिष्ट नहीं है। या डी, यह पुरुषों और महिलाओं दोनों से संबंधित है। तो घरेलू हिंसा क्या है? ऑप्शन ए, यह गरीबी का प्रतिभास है। घरेलू हिंसा गरीबी का प्रतिभास नहीं है क्योंकि यह सभी तरह की संस्कृति में और वर्गों में समान रूप से पाया जाता है। यह किसी लिंग तक सीमित न होकर महिलाओं और पुरुषों दोनों के संदर्भ में होता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? कौन सा घरेलू हिंसा से संबंध नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, सही नहीं है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सिख, जैन, यहूदी और अंगल भारतीय, ये किसके किसके अंतर्गत आ रहे हैं? तो चलिए देखते हैं। सिख जो है हमारे क्या होते हैं? सिख एक गतिशील अल्पसंख्यक है। जैन हस्तक्षेप न करने वाले अल्पसंख्यक, 4th नंबर हो जाएगा। यहूदी एक लुप्त हो रहे अल्पसंख्यक और आंग्ल भारतीय एक असहज अल्पसंख्यक। तो इस प्रकार इसका आंसर जो हो रहा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। आदिवासियों के समावेश की हिंदू विधि से एन.के. बोस का अभिप्राय है और आदिवासियों का हिंदू सामाजिक संगठनों में बलपूर्वक समावेशन व श्रेष्ठ सांस्कृतिक व्यवस्था होने के कारण आदिवासियों द्वारा हिंदुओं के जीने के तरीके का नकल करना। सी, आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार करना क्योंकि उसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उदारवादिता है। और डी, औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। तो इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एन.के. बोस के अनुसार आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि। आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि से एन.के. बोस का अभिप्राय होता है कि आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि उसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उदारवादिता है। उधर ने भारतीय मानवशास्त्री निर्मल कुमार बोस की गणना प्रारंभिक अग्रणी मानवशास्त्रियों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। कथन है दलितों में अलगाव का भाव बढ़ रहा है, कारण दलितों पर हाल के वर्षों में अत्याचार बढ़ा है। इसमें से 4 कथन दिए गए हैं। 4 कथन में से आप किसमें सहमत हैं? ए सही है परंतु आर गलत है। बी, ए गलत है परंतु आर सही है। सी, ए और आर दोनों गलत है। या डी, ए और आर दोनों सही है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है। दलितों में अलगाव का भाव बढ़ रहा है और दलितों पर हाल के वर्षों में अत्याचार बढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। भारत में मौर्य जनजाति किस राज्य में अधिकांशतः पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा या आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। भारत के छत्तीसगढ़ में मौर्य जनजाति अधिकांशतः पाई जाती है और मौर्य गोंड जनजाति की उप जनजाति है। मौर्य जो है गोंड जनजाति की उप जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। भारत में जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ निम्नलिखित में से कौन प्रबल रूप से संबद्ध नहीं है? क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना, क्या पूछा जा रहा है? संबंध नहीं है। ठीक है, पहला वन उपज का एकत्रण और कृषि संबंधी मजदूरी कार्य, कृषि संबंधी मजदूरी कार्य और पशुपालन और वन उपज का एकत्रण और घरेलू उद्योग और औद्योगिक मजदूरी कार्य।
तो करेक्ट आंसर हो जाता है इसमें ऑप्शन डी, जो कि इसमें से नहीं है। ये तीनों जो है ये वन में, आदिवासी लोग क्या करते थे, पहले वन में ही रहते थे, वहाँ पर वो धीरे धीरे पहले फिर कृषि कार्य उन्होंने सीखा और मजदूरी सीखी, वो काम करने लगे। फिर कृषि संबंधी मजदूरी कार्य और पशुपालन किए, पशुपालन और वन उपज का एकत्रण करके उसको अपना जीवन यापन करते थे, बेचते थे। लास्ट जो है नंबर डी ऑप्शन, घरेलू उद्योग और औद्योगिक मजदूरी कार्य, ये जो है जनजातियों से संबंधित नहीं है। ये क्या है, आपका शहरों में होता है। घरेलू उद्योग धीरे धीरे डेवलप होने पर, हमारा समाज जब डेवलप हो गया तब ये चीज़ें शुरू हुई, जबकि जनजातीय जो है बहुत पुराने समय से जनजातियों का अस्तित्व हमारे समाज में पाया जाता है और उस समय ये तीन चीज़ें इनसे रिलेटेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। भारत में अनुसूचित जाति निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? भील, संथाल, गुर्जर या हो। इसमें से कौन जनजाति नहीं है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुर्जर जनजाति नहीं है। गुर्जर एक पिछड़ा वर्ग में आता है, या अनुसूचित जनजाति में इसे शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। नीचे दिए गए दो कथन हैं ए और आर, इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला कथन है, दहेज के कारण मृत्यु की समस्या भारत में उभरते नगरीय मध्यम वर्ग के बीच ठेठ रूप से प्रचलित है। और आर में इसका कारण दिया गया है, उत्तराधिकार का कानून भारत में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव करना है। ये चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके हिसाब से क्या सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर है ए और आर दोनों सही है, नहीं गलत है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। दहेज के कारण मृत्यु की समस्या दिन प्रतिदिन भारत में नगरीय मध्यम वर्ग के बीच ठेठ रूप से प्रचलित हो चुकी है। और कारण जो है उत्तराधिकार का कानून भारत में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव करता है, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सत्य है और बी असत्य है। दहेज निषेध अधिनियम सन 1961 में पारित हुआ था, फिर भी यह समस्या विद्यमान है। मध्यम वर्गीय दहेज प्रथा उच्च वर्गों की अपेक्षा काफी अधिक है। भारत में बनाए गए उत्तराधिकार का कानून महिलाओं पुरुषों को समान रूप से उत्तराधिकारी मानता है। अतः कथन इस प्रकार ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डॉक्टर इन राइट इन हिंदू सेशन एक्ट 2005 के बाद कानूनी रूप से पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। नीचे दिए गए पिछड़े वर्गों को ध्यान देना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे क्या हो रहा है। पिछड़े वर्गों की समस्याओं के निदान में किससे अधिक पीछे दिए गए अन्य पिछड़े वर्ग के आधारों पर ध्यान दीजिए। जातीय संस्तरण में निम्न स्थिति, ख शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, ग सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और घ व्यापार वाणिज्य उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। उपयुक्त आधारों पर निम्नलिखित में से किसने दिया है? काका कालेलकर, मंडल आयोग ने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने, या इनमें से किसी ने भी नहीं दिया है। पिछड़े वर्ग के आधार किस आधार पर दिए गए? इन चारों के आधार पर क्या कहा गया है, जो कि ये यूपी टीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आंसर है ऑप्शन ए, काका कालेलकर ने। 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक पिछड़े वर्ग आयोग गठित किया गया था। कालेलकर ने अपने कार्य को पूरा करने में 2 वर्ष लगाए और 2399 जातियों और समुदायों की सूची तैयार की। उन्होंने कहा कि निम्न आधार पर पिछड़ा वर्गों को निश्चित किया जाएगा: जाति सोपान में सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक प्रगति में अभाव, सरकारी सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और व्यापार और उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित हैं? 410, 415, 420 या 429?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 429। साइमन कमीशन 1927 द्वारा भारत के संदर्भ में तैयार की गई दलित जातियों की सूची में 429 जातियों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयास किए हैं? ए जगत गुरु आदि शंकराचार्य, बी रामकृष्ण परमहंस, सी महर्षि दयानंद सरस्वती या डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदू रूढ़िवादिता, अस्पृश्यता तथा कर्मकांड के जटिलताओं की आलोचना की है तथा अंतरजातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया है। वो वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते थे, जाति को नहीं। उनकी मान्यता थी कि ब्राह्मण का बेटा शूद्र हो सकता है और शूद्र का बेटा ब्राह्मण, और रोटी बेटी के व्यवहार में जन्म जात वर्ण विचार असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और अस्पृश्यों को अधिकार दिलवाने के प्रयास किए? ए ज्योतिबा फुले, बी रामानुज, सी स्वामी विवेकानंद या डी रंगा भाव सिंधे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले। भारत में 19वीं सदी में कई समाज सुधारकों ने सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को पुनः जीवन दिया है। समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने 1873 में मुंबई में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस आंदोलन में तेली, कुणबी, सती, माली आदि मध्यम श्रेणी के जातियों ने भाग लिया। प्रारंभ में यह कृषक आंदोलन था, किंतु बाद में जब इसमें ब्रह्म विरोधी के रूप में ग्रहण कर लिया तो उच्च जातियों ने इससे अपना समर्थन वापस ले लिया और मूलतः यह पिछड़े वर्गों का आंदोलन बन के रह गया। क्वेश्चन नंबर 43। अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल है समाज में पदलित वर्ग, राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां, सी जन्म से अस्पृश्य हिंदू जातियां या डी आर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्ग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां। वैधानिक दृष्टि से अनुसूचित जातियां वे समूह हैं जिनका एक समय विशेष के लिए अनुसूचित जाति आदेश में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि किन समूहों को राज्य के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जाति माना जाए। क्वेश्चन नंबर 44। सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है? ए 21, बी 27, सी 22 या डी 28। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी 27। सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत 27 है। 1989 में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनने के बाद 7 अगस्त 1990 को संसद के दोनों सदनों में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने संबंधी मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने की घोषणा की और 13 अगस्त 1990 में इस संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी की गई। क्वेश्चन नंबर 45। काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मानदंड क्या हैं? ए व्यक्ति, बी परिवार, सी जाति या डी व्यवसाय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जाति। काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण का मापदंड जाति व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 46। 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या नहीं शामिल है? क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिए, क्या नहीं शामिल है पूछा जा रहा है। वास्तविक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, सी मौखिक दुर्व्यवहार या 4 भावात्मक दुर्व्यवहार। घरेलू हिंसा अधिनियम में इन चारों में से कौन सा शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। घरेलू हिंसा 2005 के व्यवहारों में शामिल किया गया शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार,
भावात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक दुरुपयोग। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। जिसमें 1, 2, 3, 4 ये चारों चीज व्यवहार में शामिल किया गया है। क्वेश्चन में ये गलत यहाँ पर नहीं होगा, क्या शामिल है क्वेश्चन होगा, तो ये चारों चीज इसमें शामिल किए गए हैं। ध्यान देंगे, यूपी टीजीटी 2011 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या शामिल है, ये क्वेश्चन होगा। तो ये चारों ऑप्शंस जो है घरेलू हिंसा में शामिल किए गए हैं, और साथ ही इसके अलावा आर्थिक, भावनात्मक, शारीरिक, लैंगिक ये सारी चीजें जो है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? साइमन कमीशन, संविधान सभा, नेहरू समिति या इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए, साइमन कमीशन। भारत में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम साइमन कमीशन ने सन 1927 में किया। 1935 ईस्वी के विधान में ऐसी जातियों की एक सूची तैयार की गई जिन्हें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर जातियों के उत्थान के लिए उन्हें विशेष सुविधा दी जा सके। इन्हीं सूची में सम्मिलित सभी जातियों को बाद में अनुसूचित जाति कहा जाने लगा। संविधान के अनुच्छेद 341 ईस्वी के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह राज्य विशेष के प्रमुख से परामर्श करके यह आदेश जारी करे कि किन किन समूहों को राज्य के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जाति माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से दुर्बल वर्ग कौन नहीं है? ए अनुसूचित जाति, बी अनुसूचित जनजाति, सी लघु सीमांत कृषक या डी औद्योगिक श्रमिक, जो कि यूपी पीजीटी 2009 में यह पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लघु सीमांत कृषक। भारतीय समाज में कुछ समूह सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं जिन्हें कमजोर वर्ग कहा गया है। इनके अंतर्गत जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला और अल्पसंख्यक सभी को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, हट्टन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दलित, बाहरी जाति, अस्पृश्य या निम्न जाति। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अस्पृश्य। 1931 की जनगणना, जो कि विख्यात ब्रिटिश समाजशास्त्री J.H. हट्टन की देखरेख में संपन्न हुई थी, भाग 1 के विशिष्ट में दलित वर्गों के रूप में जातियों को सम्मिलित करने के लिए कई आधारों का उल्लेख किया गया। सार रूप में अस्पृश्य की घृणित प्रथा पर आधारित भेदभाव अनुसूचित जातियों के लिए आधारभूत लक्षण मानी गई है। हट्टन ने उपयुक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी नियोक्ताओं का उल्लेख किया जिनके आधार पर अस्पृश्य जातियों के निर्धारण का प्रयत्न किया गया। आपने उन लोगों को अस्पृश्य माना है जो ब्राह्मण की सेवा करने योग्य न हो, सवर्ण हिंदुओं की सेवा करने वाली जातियों की सेवा पाने के अयोग्य हो, हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अयोग्य हो, सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग में लाने के अयोग्य हो और घृणित पेशों से पृथक होने के अयोग्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? पीपी मंडल, बी.आर. अम्बेडकर, काका कालेलकर या एम.के. गांधी। ये यूपी टीजीटी 2005 में पूछे जा चुके हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी काका कालेलकर। संविधान के अनुच्छेद 340 प्रावधानों के अंतर्गत अब तक के 2 आयोगों का गठन किया गया है। 19 जनवरी 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को मार्च 1955 में सौंपी। आयोग ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक मानदंड निर्धारित किया। तो ये थे करीब 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे आप क्वेश्चन देखना चाहेंगे प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं, मैं उस टॉपिक पे क्वेश्चन लेकर आऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और प्लीज वीडियो को पूरा अवश्य देखें। थैंक यू।